नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। जैसा कि आपको लंबे समय से इंतजार था रिव्यू पिटीशन में सुनवाई का। 13 मई कल रिव्यू पिटीशन में सुनवाई होने के लिए निर्धारित किया गया था तिथि को। और कोर्ट नंबर 8 में दीपांकर दत्ता जी की बेंच में दीपांकर दत्ता जी और मनमोहन जी की बेंच में मामले को सुना गया है। तो जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई से थीं, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें साकार होती नजर नहीं आ रही हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, जो आर्टिकल 21A है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही देश के जाने माने दिग्गज वकील इस मामले में पैरवी के लिए कल कोर्ट में उतरे थे और उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता जी को सेटिस्फाई करने का, अपने जो आर्गुमेंट थे उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि जो अमेंडमेंट है 2017 का, जिसमें आरटीई एक्ट की धारा 23 दो को लेकर के है, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर के जो अमेंडमेंट है 2017 का, वो कहीं ना कहीं दिग्गज वकीलों पर भारी पड़ा है। दिग्गज वकील उसका कोई भी तोड़ कोर्ट में पेश नहीं कर सके, यानी उसका कोई तोड़ उनके पास नहीं था। और ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी का जो मुख्य फोकस वो 2017 के अमेंडमेंट को लेकर ही थे और वो उस पर पूरी तरह अडिग दिखे पूरी सुनवाई। तो क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, विस्तार से बात करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है दूसरे शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो, क्योंकि लड़ाई ये लंबी चलने वाली है, यहाँ इसे आप खत्म मत मानिए। तो इसलिए इससे संबंधित जो भी अपडेट हमारे द्वारा दी जाएं वो आप तक समय से पहुंचें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में आपको अवगत कराया था कि 13 मई एक निर्णायक तिथि है और ये डेट जो है 13 मई जो है उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक 1 सितंबर 2025 के निर्णय से प्रभावित हैं, उनकी दशा और दिशा को निर्धारित करने वाली तिथि हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि 13 मई की तारीख में, 13 मई की डेट की सुनवाई जो होगी उसमें जो है संबंधित जो भी इसमें रेस्पोंडेंट हैं उनको जो है नोटिस इशू किया जाएगा और इस पर जो है एक आगे व्यापक सुनवाई होने की संभावनाएं लग रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीपांकर दत्ता जी ने कहा कि हम रिव्यू को सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है और इसमें हम बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं करने वाले हैं। हालांकि फिर भी लगभग 2 घंटे इस मामले में बहस हुई और देश के जो दिग्गज वकील इस मामले की पैरवी के लिए उतरे हुए थे, जिसमें आप अभिषेक मनु सिंघवी जी थे, जिसमें मुकुल रोहतगी जी थे, जिसमें सलमान खुर्शीद जी थे, और भी हर केस से संबंधित जितने भी रिव्यू पिटीशन थे उन सबके एआरओ वहां पर कोर्ट में उपस्थित थे। सबने अपना अपना पक्ष रखा और सबके पक्ष को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दीपांकर दत्ता जी की बेंच ने सुना। सुनने के बाद एक तो आर्टिकल जो 21A है, जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त
एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार देता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये माननीय ऑनरेबल जस्टिस की तरफ से निकल कर आया कि 21A का वायलेंस हम नहीं कर सकते। दूसरे, उन्होंने जो अमेंडमेंट है 2017 का, उस पर ही वो अडिग रहे, और जो दूसरी चीजें थी वो बहुत ज्यादा विस्तार से रखी भी नहीं गई। जैसे जम्मू कश्मीर का मैटर जो है वो, उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। इस पर भी बात नहीं हुई कि जो लोग 12th बेसिस पे टीचर लगे हुए हैं, यानी आश्रित के रूप में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उन लोगों को 2 साल की समय सीमा के अंदर किस तरीके से आप टेट करा सकते हैं, जबकि टेट में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस बिंदु पर भी कोई उसमें बात नहीं हुई। और हम बात करें तो यानी जितने भी एडवोकेट थे सबने अपनी अपनी बातें जरूर रखी, लेकिन जब अमेंडमेंट 2017 की बात आई, दीपांकर दत्ता जी ने जब अमेंडमेंट 2017 को लेकर के बात की, तो उसका जो है किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था, सब निरुत्तर थे उस मामले में। कहीं ना कहीं दीपांकर दत्ता जी का कहना यह था कि 2017 का जो अमेंडमेंट बना उसको आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। तो जो 2017 का जो अमेंडमेंट है उसको आपने चैलेंज क्यों नहीं किया, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर एनसीटी और केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कुछ चीजें वो कर सकती है, लेकिन चूंकि आप समझिए, चूंकि संसद से बना हुआ जब कोई भी संशोधन है, कोई भी अमेंडमेंट है, और वो अपने आप में कानून हो जाता है, और उस कानून की अनदेखी जो है नहीं की जा सकती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो घूम फिरकर जो मामला है वही यही है कि 2017 के जो अमेंडमेंट है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। फिर जब कहीं बात नहीं बनती दिखी तो कुछ वकील, कुछ एडवोकेट्स ने ये बात रखी, यानी कि दया भाव की तरफ बात रखी कि आप जो है उन शिक्षकों की तरफ देखिए जो शिक्षक 12वीं पास करके लगे हैं, या जो शिक्षक उस समय आरटीई एक्ट आने से पहले लगे हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पे की गई, और एक अनुनय भी किया गया कि जो समय सीमा है ये 2 साल की कम है, और इसी को कम से कम बढ़ा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर निकल कर आई। तो सबको सुनने के बाद जो माननीय कोर्ट है उसने अपना जो है फैसला इसमें रिजर्व कर लिया है। यानी कुल मिला के आप मान के चलो कि 13 तारीख जो है ये अब फाइनल हियरिंग हो चुकी है। इसके बाद अब कोई भी हियरिंग इसमें नहीं होने वाली है। जो भी निर्णय आएगा वो निर्णय ही आएगा, क्योंकि फैसला इसमें रिजर्व हो चुका है। और जहां तक लग रहा है कोर्ट की कार्रवाई को देखते हुए, वो यही लग रहा है कि शिक्षकों को इसमें कोई रिव्यू से ज्यादा कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि आप इस चीज को लेकर के निराश ना हो, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अब जैसा कि लग रहा है कि शिक्षकों को रिव्यू से बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा हुआ तो इसमें जो समय सीमा है 2 साल की, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके भी बहुत कम चांसेस नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के रिव्यू से कोई फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। अगर समय सीमा बढ़ती है तब भी शिक्षकों का इसमें कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि समय सीमा बढ़ाने के लिए लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी शिक्षकों के मान सम्मान की। और जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की लड़ाई थी, वो कहीं भी इसमें रिव्यू से उसमें कोई रिलीफ उनको नहीं मिलने वाला ऐसा लगता है। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे शिक्षक संगठन हैं, जो वो जो है केंद्र सरकार पे जो है दबाव बनाएं, केंद्र सरकार पर जो है प्रेशर बनाएं। और जो पश्चिम बंगाल में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने वायदा किया है कि आप पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बदलवाइए, सत्ता परिवर्तन कराइए, और हम जो हैं तो हम शिक्षकों के लिए कोई ना कोई जो है राहत जरूर देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तो उनको वो वायदा याद दिलाने की जरूरत है। सभी शिक्षक संगठन जो हमारे हैं वो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलें और उनसे जो है अपने उस वायदे को उनको याद दिलाएं। और चूंकि चूंकि मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि
जो पश्चिम बंगाल के शिक्षक साथी हमारे हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आह्वान किया था, जो मांग की थी सत्ता परिवर्तन की, वो कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। तो कुल मिला के ये है कि शिक्षा मंत्री जी को याद दिलाया जाए कि आपका जो बिहार में आपने वायदा किया था, बिहार में भी आपकी सत्ता है, आपने पश्चिम बंगाल में वायदा किया था, वहां भी आपकी सत्ता है। तो आखिर अब तो कम से कम हमारे लिए आप काम करें। तो ये याद दिलाने की जरूरत है, अपना वायदा को पूरा करें। शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों को जो है अपनी मांगों को तेज करना पड़ेगा केंद्र सरकार के सामने, तभी यहाँ पर कुछ चीजें संभवतः निकलेंगी। लड़ाई लंबी है, आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी। हमारा सहयोग लगातार आपके साथ यूं ही बना रहेगा। आगे जो भी इस मामले में अपडेट आएगी, या जब इसका ऑर्डर वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की अपलोड हो जाएगा, उसको लेकर भी आपके साथ हम जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।